हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस एंड टेक के लेक्चर सीरीज में। और आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 है। स्पेस में पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि ऑर्बिट क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग रॉकेट देखेंगे, ठीक है। और ये जो लेक्चर सीरीज आपको मिल रही है, ये लेक्चर सीरीज के साथ आपको नोट्स भी मिल रहा है। तो प्लीज आप लोग नोट्स भी पढ़ना, ठीक है, एंड लेक्चर भी देखना। अगर आप दोनों कर लेते हो तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा हर एक टॉपिक का जो भी साइंस एंड टेक में जरूरी है, ठीक है। देखो, आज क्या है कि रॉकेट पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो, हम लोगों ने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा और उसका रीजन क्या था, क्योंकि हम लोग जानते हैं सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाला जाता है और फिर हम उसका यूज करते हैं। लेकिन आखिर सैटेलाइट को ऑर्बिट में लेकर कौन जाता है, इसका आंसर है रॉकेट, ठीक है। जो भी सैटेलाइट्स हैं, अगर हम उनको ऑर्बिट तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए हम रॉकेट का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक और क्वेश्चन सोचो कि रॉकेट को ऊपर कौन पुश करता है। अगर ये हमारा रॉकेट है, सपोज दिवाली में आप लोगों ने रॉकेट देखा है ना, ऐसे शेप का होता है, नीचे से आपने जलाया वो ऊपर जाता है। तो ये ऊपर क्यों जाता है, कोई तो आंसर होगा। देखो, रॉकेट जो है ना, रॉकेट को कोई बाहर से पुश नहीं करता है, रॉकेट खुद को पुश करता है, ठीक है। आप क्या समझते हो कि रॉकेट पुशेस इटसेल्फ। अभी देखो, हम ना रॉकेट के प्रिंसिपल को समझेंगे, तभी आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा और फिर यहाँ से आने वाले सारे भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी देखो, हम लोग एक चीज जानते हैं ना कि रॉकेट अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो आखिर यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। आप लोग क्या करो ना कि एक बलून लो, ठीक है, ये हमारा बलून है। इस बलून में आपने हवा भरा और छोड़ा। हवा क्या है, नीचे की तरफ निकलने लगती है और ये बलून ऊपर की तरफ मूव करता है। ऐसा क्यों होता है, हम यहाँ पे देख रहे हैं हवा तो नीचे की तरफ जा रही है और जब हवा नीचे गया तो क्या हुआ, बलून हमारा ऊपर की तरफ गया। ये क्या बताता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। हम सभी जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। अब देखो, इसी तरह से रॉकेट के साथ होता है। जब रॉकेट गैस को बहुत हाई स्पीड से नीचे फेंकता है, ठीक है, आप देखोगे रॉकेट में क्या होता है। जब भी रॉकेट लॉन्च देखा है तो आपने देखा है ना, वहां पे बहुत सारा गैस दिखता है आपको नीचे साइड में। रॉकेट क्या करता है, बहुत ही स्पीड से गैस को नीचे की तरफ फेंकता है, ठीक है। जितना स्पीड से ये नीचे फेंकेगा उतना ही स्पीड से ये ऊपर भी जाएगा, ठीक है, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो, हमने यहाँ पे देखा कि रॉकेट से गैस निकलती है, ठीक है, जो एग्जॉस्ट गैस है वो निकलती है। गैस नीचे, रॉकेट ऊपर। ये ना, यहाँ पे कोई मैजिक तो है नहीं, ये तो फिजिक्स है सिंपल सा, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि रॉकेट का गोल सिर्फ ऊपर जाना तो नहीं है कि मैंने रॉकेट लॉन्च किया, रॉकेट ऊपर गया और काम हो गया। रॉकेट का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, वो होता है कि सैटेलाइट को हम लोग ऑर्बिट तक पहुंचा दें, जो कि हम पढ़ रहे हैं। अभी देखो, ये जो रियल गोल है कि हम सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाए, तो इसके लिए क्या है कि हमें इसका स्पीड, जो हम लोगों ने कल देखा था कि स्पीड कितना जरूरी है, स्पीड बहुत जरूरी है और एक करेक्ट स्पीड चाहिए, ठीक है। हाइट जो है ना वो सेकेंडरी होता है, स्पीड हमारा क्या है, ये प्राइमरी है। इसीलिए हम स्पीड को यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। अभी देखो, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट के साथ चैलेंजेस क्या क्या है। रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है ना, तो देखो यहाँ पे चैलेंजेस समझो। सबसे पहला, ग्रेविटी। कोई भी चीज ऊपर जाता है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, ठीक है। अभी देखो, हमारा एटमॉस्फेयर एयर से भरा होता है, ठीक है। तो जब कोई भी चीज ऊपर जाती है तो एयर भी अपना प्रेशर लगाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं रेसिस्टेंस,
ठीक है। अभी देखो एयर भी रेसिस्टेंस लगा रही है, एंड साथ ही साथ रॉकेट का जो अपना वेट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। भारी होता है ना वो, तो वो भी ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे समझो, ग्रेविटी क्या करता है, रॉकेट को नीचे की तरफ खींच रहा है। एयर प्रेशर और एयर रेसिस्टेंस, ये क्या है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक ड्रैग लगाता है, ठीक है। और दूसरा मतलब कि तीसरा, उसका वेट। रॉकेट क्या होता है, हैवी होता है। इसीलिए अगर रॉकेट को ऊपर जाना है तो इन तीनों चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इन तीनों चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए स्पीड बहुत जरूरी होती है, और इसीलिए एक पावरफुल थ्रस्ट चाहिए होता है, ठीक है। और ये पावरफुल थ्रस्ट अगर नहीं मिलेगा तो रॉकेट ऊपर नहीं जा पाएगा। अब इसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि रॉकेट ऊपर जो जाता है, वो जो थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है वो क्यों कर रहा है, फ्यूल के कारण। फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो, ये तो फ्यूल जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा बर्न होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फ्यूल कहाँ पे यूज होगा, स्टार्टिंग में जब रॉकेट लॉन्च हो रहा है, या फिर बाद में। तो आपका आंसर होगा स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा लगता है, यहाँ पे एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, एंड ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ पे वेट सबसे ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों के कारण हम ये जानते हैं कि रॉकेट को स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा फ्यूल चाहिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्यूल यूज होता है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे एक बार रॉकेट ऊपर की तरफ चले जाता है, उसके बाद फ्यूल कम धीरे धीरे करके कम यूज होने लगता है, ठीक है। इसीलिए देखोगे कि जो रॉकेट है ना, रॉकेट को स्टेज वाइज बनाया जाता है, ठीक है, स्टेज वाइज। अब ना आप सिंपल सिंपल जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको समझने का ट्राई करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप ना एक सिंपल एनालॉजी को समझो। इमेजिन करो कि आपको 20 केजी का बैग लेके एक ऊंची जगह पे चढ़ना है। सपोज ऊंचा जगह नहीं, चलो आप ट्रैक करने गए हो, ठीक है। ये आपका माउंटेन एरिया है, आप यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो। एक दो इंसान है, ए और बी। बी जो है ना वो अकेले चढ़ रहा है, इसके साथ कोई भी वेट नहीं है, लेकिन ये 20 केजी का बैग लेके चढ़ रहा है, ठीक है। अभी ये अकेले चढ़ रहा है, ये बहुत इजी हल्का हल्का फील करेगा, ये आराम से चढ़ जाएगा। लेकिन जो 20 केजी का बैग लेके चढ़ रहा है, जैसे जैसे आप क्या करते हैं, आप ऊपर चढ़ोगे, आपको दिखता है कि आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इस वेट को हम कम करते जाएंगे, सपोज अभी 20 केजी है, इसको हम 15 केजी कर देंगे, तो आपको हल्का फील होने लगेगा, ठीक है। जैसे और यहाँ तक पहुंचे आप, ठीक है, तो आपने क्या किया, अब 10 केजी लेके ही चढ़ रहे हो, आप और हल्का फील कर रहे हो, आप आराम से इजीली चढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ तक चढ़ गए। अभी देखो रॉकेट भी सेम इसी तरह से काम करता है। फ्यूल जला, स्टार्टिंग में क्या हुआ, हम इतना सारा फ्यूल लेके जा रहे हैं, ये फ्यूल तो जल गया। अब फ्यूल जल गया, टैंक क्या हुआ, खाली हो गया। अब जब टैंक खाली हो गया, तो इस टैंक को हम ऊपर ले जाके क्या करेंगे, ये तो एक्स्ट्रा वेट ही है। तो इस टैंक को क्या ऊपर लेके जाएगा रॉकेट, नहीं लेके जाएगा ना, कोई फायदा नहीं है। तो रॉकेट क्या करता है, उस टैंक को वहीं पे इजेक्ट कर देता है, गिरा दिया, ठीक है। अभी जब इसको गिरा दिया, तो यही चीज जो हम देख रहे हैं, जब ये एक स्टेज में क्या कर रहा है, एक टैंक को गिरा दिया। तो इसी तरह से मल्टीपल स्टेजेस होते हैं रॉकेट में, ठीक है, स्टेज वन, स्टेज टू। अभी स्टेज जो स्टार्ट होगा वो ऊपर से तो नहीं होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, इस तरह से, ठीक है। रॉकेट लॉन्च हुई, पहला स्टेज नीचे, फिर ऊपर गया, दूसरा स्टेज नीचे, ठीक है। इस तरह से वो चलता है जैसे जैसे फ्यूल खत्म हुआ। अभी देखो स्टेज वन में क्या होता है, यहाँ पे रॉकेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ठीक है, तो लिफ्ट करिए, ठीक है। दूसरे स्टेज में क्या हुआ, हमने एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर लिया, ठीक है। तीसरे स्टेज में क्या हुआ, कि इसका फ्यूल का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, हम ऑर्बिट में जाने के लिए कर रहे हैं, ऑर्बिट इंसर्शन के लिए कर रहे हैं। जैसे जैसे स्टेज वाइज हम आगे बढ़ते गए, रॉकेट हल्का होता गया, और जैसे जैसे हल्का होते जाएगा फ्यूल का यूज भी कम करेगा, ठीक है। फ्यूल खत्म, स्टेज को सेपरेट कर दिए, रॉकेट हल्का हो गया।
अब इसी तरह में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जैसे जैसे रॉकेट जो है वो ऊपर जाते जाता है, वो पतला होते जाता है, वो हल्का होते जाता है। ठीक है, आप खुद सोच के देखो, जब हम देखते हैं कि अपर लेवल में जब सैटेलाइट जा रही होती है और जब लॉन्च होता है सैटेलाइट तो कितना वेट होता है उसका, और ऊपर जाता है तो कितना वेट होता है, ये डिफरेंस आपको क्लियरली दिखता है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब देखो, ये तो समझ गए स्टेजेस होते हैं, लेकिन ना अब हम लोग एक चीज समझते हैं, थ्रस्ट। ये जो थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट है ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो थ्रस्ट है ना, ये क्या करता है, ये ऊपर की फोर्स है जो रॉकेट को, बेसिकली ये एक फोर्स है जो कि रॉकेट को ऊपर की ओर पुश करती है। ठीक है, अभी ये जरूरी कब होता है, जब लॉन्च कर रहे होते हैं। ग्रेविटी क्या कर रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। अब सोचो यहाँ पे, अगर ऐसा होता है कि जो मेरा थ्रस्ट है, थ्रस्ट इज मोर देन ग्रेविटी, तो क्या होगा, मेरा रॉकेट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यही थ्रस्ट लेस देन ग्रेविटी होगा, तो क्या मेरा रॉकेट ऊपर जा पाएगा, सोच के देखो, नहीं जाएगा ना, रॉकेट नीचे हो जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, यही समझना है, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं समझना है। साइंस, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फार्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, थ्रस्ट और ग्रेविटी का, इतना समझ जाते हो और कुछ नहीं समझना है। अभी देखो, रॉकेट का काम जो होता है ना, रॉकेट का काम कंप्लीट कब होता है। रॉकेट का काम ये नहीं है कि सैटेलाइट को ऊपर लेके जाए, रॉकेट का काम है सैटेलाइट को इतना स्पीड दे दे कि वो खुद ऑर्बिट में रह सके। स्पीड जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए एक बार सैटेलाइट अगर करेक्ट स्पीड तक पहुंच जाती है, ठीक है, रॉकेट का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद बाकी काम ग्रेविटी कर लेती है खुद ही। कल मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, एक रोप को रस्सी से बांध के घुमा रहे थे हम लोग, सेम वैसा ही। ठीक है, अभी देखो इस तरह से रॉकेट का काम खत्म हो गया। तो हमने क्या देखा कि रॉकेट का मेन प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, फिर हमने देखा गैस किधर जाती है, नीचे की तरफ जाती है, रॉकेट किधर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, स्टेजेस क्यों होते हैं, रॉकेट का मेन गोल क्या होता है, ये सारे बेसिक्स हैं बस। ठीक है, अगर आप ये समझ चुके हो, ठीक है, तो अब हम लोग ना रॉकेट इंजन के बारे में समझेंगे। ठीक है, रॉकेट इंजन का टाइप समझेंगे, आखिर डिफरेंस क्या है। क्लियर, तो देखो, नाउ अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा रॉकेट इंजन टाइप्स। अभी देखो समझो यहाँ पे, रॉकेट में जो आग जलती है, जो इग्निशन होता है, ठीक है, ये कैसे होता है। आग तो वहां पे जल रही है ना, इग्निशन हो रहा है ना, फ्यूल तो जलता है ना, तभी तो वो इतना थ्रस्ट डेवलप कर पा रहा है। तो हर एक रॉकेट में क्या होता है, फ्यूल। लेकिन क्या फ्यूल एक ही तरह का हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। अलग अलग तरह के फ्यूल हो सकते हैं, लिक्विड फ्यूल हो सकता है, सॉलिड फ्यूल हो सकता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझे हुए हैं। आज का जो मेन टॉपिक है ना वो यही है। हम जानते हैं कि तीन तरह का रॉकेट टाइप होता है। ठीक है, रॉकेट इंजन, पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है क्रायोजेनिक। आज हम इन तीनों को समझने वाले हैं। देखो सबसे पहले सॉलिड को समझते हैं, जो हमारा सॉलिड इंजन है, सॉलिड रॉकेट इंजन, इसको एकदम बेसिक से समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप दिवाली में रॉकेट छोड़ते हो ना, उसी तरह से समझो। अगर आप एक बार रॉकेट को जला देते हो, ठीक है, तो क्या उस रॉकेट को रोक पाते हो दोबारा, नहीं रोक पाते हो ना। क्यों, क्योंकि वहां पे वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, रॉकेट नहीं रुक सकता है। एक बार चल गया, वो पूरा खत्म होगा, जब तक उसमें जितना भी आप देखते हो कि बारूद है वो खत्म होगा, उसके बाद ही वो रॉकेट नीचे गिरता है, नहीं तो वो ऊपर जाता जाता है। सेम वैसा ही होता है यहाँ पे सॉलिड फ्यूल के साथ। जो सॉलिड रॉकेट इंजन है, इसमें आप क्या देखते हो कि एक बार चला दिया, ये तब तक ऊपर जाएगा, तब तक जलता रहेगा जब तक उसका फ्यूल खत्म ना हो जाए। ठीक है, सॉलिड इंजन में ऐसा ही होता है।
इसमें हमें किसी भी तरह का फ्यूल को जलाने के लिए किसी भी तरह का ऑक्सीडाइजर की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है सॉलिड में, सॉलिड का जो फ्यूल होता है, यहाँ पे पहले ही फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर ये दोनों मिक्स्ड होता है। इन दोनों को मिक्स करके हम एक सॉलिड ब्लॉक बना देते हैं, और जब हम उसे जलाते हैं तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही जलता है। सपोज ये मेरा सॉलिड इंजन सॉलिड फ्यूल है, ठीक है, ये यहाँ पर से जला, ये जब तक पूरा खत्म नहीं होगा तब तक ये जलता ही रहेगा। इस पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता है, नो कंट्रोल। ठीक है, ये अगर हम समझ जाए, ठीक है, ये फ्यूल अगर हम सॉलिड रॉकेट को समझ गए तो एक चीज समझो, ये सॉलिड है, ठीक है, एक बार चलता है फिर ये अपने आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है ना, हाई थ्रस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाई थ्रस्ट डेवलप हो जाता है। इसका जो डिजाइन होता है ना, बहुत ज्यादा सिंपल डिजाइन होता है, और कंट्रोल एकदम नहीं होता। ठीक है, और ना ही आप इसे बंद कर सकते हो। क्या हम इसे इसके फायर को रोक सकते हैं, इसके इग्निशन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये है हमारा सॉलिड का सीन। अभी देखो, ये यूज कहाँ होता है? अगर हम सॉलिड इंजन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सॉलिड इंजन यूज कहाँ होगा? देखो, हाई थ्रस्ट देता ही हम, हाई थ्रस्ट देने का मतलब समझ रहे हो? और जो भी हमारे स्टेजेस हैं उनमें से सबसे ज्यादा हाई थ्रस्ट सॉलिड इंजन ही देता है। तो ये जो हाई थ्रस्ट है, ये जरूरत कहाँ पे होता है? जब हम रॉकेट को लॉन्च कर, जब ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादातर आप देखोगे ये फर्स्ट स्टेज में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? सिंपल है, लिफ्ट ऑफ करना है, और इस टाइम पे स्पीड ज्यादा चाहिए, थ्रस्ट ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए, और ये सब चीज कहाँ से मिलता है हमें? सॉलिड इंजन से। ठीक है, और इसीलिए हम ज्यादातर सॉलिड इंजन को फर्स्ट स्टेज में यूज करते हैं। सॉलिड इंजन क्या होता है? बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, ऐसा देखा है ना, किसी किसी इंसान को में क्या होता है, पावर ज्यादा होता है लेकिन दिमाग कम होता है, सेम वैसा ही इसके पास पावर बहुत है लेकिन समझदार नहीं है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे, और दूसरा क्या है मेरा? दूसरा है लिक्विड इंजन। लिक्विड इंजन में क्या होता है? अब यहाँ पे बारूद या सॉलिड मटेरियल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है? आपने एलपीजी देखा है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सिलेंडर में आता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, वो बाहर आता है फिर वो जलता है। उसी तरह से यहाँ पे हमको अब सोचना है। ठीक है, गैस स्टोव में क्या होता है कि सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस भरा हुआ है, लिक्विफाइड। ठीक है, सिलेंडर आपको अलग से आता है। आप सिलेंडर ऑन करते हो, ये आपका सिलेंडर, रुक जाओ, थोड़ा पिक्चर बनाने की ट्राई कोशिश करते हैं हम। ठीक है, ये नोजल है, ये सिलेंडर है, ये हमारा चूल्हा है, दो स्टोव है। ठीक है, यहाँ पे गैस है, नोजल ऑन किए, गैस ऑन किए, यहाँ से गैस निकलने लगा, यहाँ पे हम लाइटर से आग जलाए। अब क्या है, ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिल रहा है? ऑक्सीजन उसको एयर से मिल रहा है, बाकी पेट्रोलियम गैस का यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम गैस एयर के कांटेक्ट में आया, फायर मिला, ये जलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो एयर में उसका यूज कर रहे हैं, गैस पाइप के थ्रू आ रही है। ठीक है, यहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप नॉब घुमा के फ्लेम ज्यादा कम कर पा रहे हो, अब यहाँ पे क्या है, ये नॉब है, इस नॉब को घुमा के आप फ्लेम को ज्यादा और कम कर पाते हो। ठीक है, लिक्विड इंजन भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ भी जो आपका लिक्विड फ्यूल है, ये फ्यूल एक टैंक में रखा हुआ है। ठीक है, और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर क्या है, ऑक्सीजन तो मिलता नहीं है, ज्यादा ऊपर चले जाए तो स्पेस में ऑक्सीजन तो है ना, तो क्या होता है, हम ऑक्सीडाइजर भी साथ में लेके चलते हैं। ऑक्सीडाइजर भी क्या होता है, एक दूसरे टैंक में होता है। ठीक है, अब ये चीज समझो, ये क्या हो रहा है, एक, ये दोनों एक चैम्बर में कनेक्टेड है, यहाँ से गैस जा रही है, यहाँ से गैस जा रही है, ये एक चैम्बर बना हुआ है, इस चैम्बर में दोनों एक साथ गया, यहाँ पे हम इग्निशन डेवलप किए, यहाँ पे आग जलना स्टार्ट हो गया।
अगर क्या हम इस लाइन को काट देंगे, आग जल पाएगा? नहीं जल पाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, तो इसीलिए ये भी जरूरी होता है। यहाँ पे हम इन दोनों को लेके चलते हैं, दो टैंक जाता है हमारे साथ, फ्यूल टैंक और ऑक्सीडाइजर टैंक। एक कंबशन चैम्बर होता है, इस चैम्बर में ही कंबशन हो रहा होता है। क्या इसको अगर हमको बंद करना है, हम ऑक्सीजन का सप्लाई काट देंगे। अगर यहाँ पे फायर को हमको बंद करना है, ऑक्सीजन का सप्लाई काट दी, बंद हो गया। हम यहाँ पे थ्रॉटल को कंट्रोल कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका डिजाइन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। डिजाइन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। हम यहाँ पे देखते हैं, इसका जो सिस्टम होता है बहुत हैवी है, दो दो टैंक जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें देख पा रहे हो। कंट्रोल तो इसमें पूरा है, हम इसको ऑन ऑफ कर पा रहे हैं, पॉसिबल है। थ्रॉटल जो है उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, डायरेक्शन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इस चीज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जब हम डायरेक्शन कंट्रोल कर पा रहे हैं। देखो, डायरेक्शन कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे कि इस सब का यूज कहाँ पे होता है, मिडिल स्टेजेस में। देखो, अगर इस तरह से हम इग्निशन करवाएंगे तो यहाँ पे थ्रस्ट उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना सॉलिड में मिल रहा था। ठीक है, इसीलिए इसका यूज हम लोअर स्टेज में नहीं करते हैं। ये सॉलिड इंजन से कम पावरफुल होता है, लेकिन इस इंजन पे कंट्रोल आपका ज्यादा होता है। इसीलिए क्या करते हो, आप इस चीज को, लिक्विड इंजन को लेटर मिडिल स्टेज में यूज करते हो। ठीक है, अब आता है तीसरा, क्रायोजेनिक। अभी आपको लग रहा है सर क्या बेसिक चीजें बता रहे हैं। जब हम लोग जीएसएलवी पीएसएलवी का स्टेजेस देखेंगे, वेट देखेंगे, तब आपको ये सब लगेगा अच्छा हुआ ये सब मैंने पहले कर लिया था, समझना इजी हो जा रहा है। ठीक है, अब ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, इस इंजन के साथ क्या होता है हम इसको भी समझते हैं। देखो, ये ना सबसे ज्यादा एडवांस्ड इंजन है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। क्रायोजेनिक मतलब क्या है? वेरी लो टेम्परेचर। यहाँ पे जो हम फ्यूल यूज करते हैं, ये फ्यूल क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, अभी देखो, ये जो हमारा लिक्विड हाइड्रोजन है, इसको अगर हमको स्टोर करना पड़ता है तो इसको स्टोर हम करते हैं -253 डिग्री सेल्सियस पे। -253 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो? बहुत ही ज्यादा ठंड, वेरी लो टेम्परेचर। अब लॉजिक को समझते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, लॉजिक क्या है कि देखो, हाइड्रोजन जो है मेरा, हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का एलिमेंट है, इसलिए इसके जलने पर सबसे ज्यादा एनर्जी निकलता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा एनर्जी निकलता है, इसके कारण क्या हो रहा है, इसकी जो इफिशियंसी है ये क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। इससे जो आप इग्निशन करते हो, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर सकते हो। ये क्या होता है? बेस्ट होता है फॉर अपर स्टेजेस। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो टैंक यहाँ पे भी जा रहा है, लिक्विड हाइड्रोजन का टैंक, लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक, और इसी तरह से ये एक चैम्बर में जाके मिल रहा है जहाँ पे इग्निशन हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो क्रायोजेनिक इंजन होता है ना, यहाँ पे ये जो इंजन है, ये इंजन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन को भी कंट्रोल करना है, और इसको किस तरह से कंट्रोल करो, -250 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे जो फ्यूल है ना, ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन जो कंबशन चैम्बर है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गर्मी क्रिएट कर पाता है, बहुत ही ज्यादा हीट क्रिएट कर पाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस इंजन में क्या हो रहा है, हम दो एक्सट्रीम सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। एक वेरी लो टेम्परेचर को, एंड एक वेरी हाई टेम्परेचर को। इसीलिए इसे हम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंजन बोलते हैं। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ना, ये रॉकेट का बेसिकली ब्रेन होता है। जिस तरह से हम लोअर स्टेजेस को मसल्स की तरह देख रहे हैं,
ठीक है, जो बहुत ही पावर क्रिएट करता है, थ्रस्ट क्रिएट करता है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर जा पाता है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन क्या करता है, अपर स्टेज में ब्रेन का काम करता है, ऑर्बिट तक कैसे पहुंचाना है ये वो करता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के जो हमने देखे, पहला देखा सॉलिड। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लिए कि जो हम लोग दिवाली में रॉकेट छोड़ते हैं उसका। ठीक है, जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, पावर बहुत हाई डेवलप करता है, और इसका यूज हम फर्स्ट स्टेज में करते हैं मैक्सिमम। देन फिर आता है लिक्विड इंजन। लिक्विड इंजन क्या है, हम लोगों ने एक जो नॉर्मल एग्जांपल लिया वो है गैस स्टोव का। ठीक है, जिसमें हम कंट्रोल देके बहुत ज्यादा है, हम क्या कर रहे हैं, जो रेगुलेटर है उससे रेगुलेट कर पा रहे हैं, कितना हीट चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए तो उसको भी रेगुलेट कर पा रहे हैं, कम हीट चाहिए तो रेगुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, और हम इसका पावर जो देखे वो मीडियम। ठीक है, एंड इसका यूज हम मिडिल स्टेजेस में करते हैं। देन हमने देखा क्रायोजेनिक इंजन, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स इंजन है। ठीक है, इस पे भी कंट्रोल बहुत ज्यादा है, पावर वाइज देखा जाए तो बहुत इफिशियंट है, और इसका यूज हम अपर स्टेजेस में करते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया। देखो, लिफ्ट ऑफ करने के लिए कौन सा इंजन बेस्ट है, अगर आपसे पूछा जाए अब, आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, अगर हम प्रिसाइज ऑर्बिट में इंजन को पहुंचाना चाहते हैं, मतलब सैटेलाइट को पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरह का इंजन चाहिए, उसके लिए ऑब्वियसली क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। ठीक है, अब अगर कंट्रोल चाहिए, अगर आपको अपने रॉकेट पे ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो आप क्या करते हो, आप लिक्विड इंजन प्रेफर करते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये भी समझ गए कि रॉकेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंजन क्या होता है। ठीक है, अब जब टाइप्स ऑफ इंजन हम समझ गए, तब हम लोग समझते हैं इसरो का जो पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, एलवीएम है, ये सारे इंजन कैसे काम करता है, और ये सारे इंजन का क्या प्रिंसिपल। ठीक है, रॉकेट का प्रिंसिपल समझना जरूरी था। अभी देखो, जब हम रॉकेट के प्रिंसिपल को समझ जाते हैं, तो हम ना थोड़ा इंडियन जो रॉकेट है इसको भी थोड़ा समझते हैं, इसरो का जो रॉकेट है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, इन सबको भी समझते हैं। देखो, मेन क्या होता है ना, सब रॉकेट सेम काम करते हैं, ऐसा अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इसको आंसर कर सकते हो। हर एक रॉकेट का सेम काम नहीं होता है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि हर रॉकेट का एक ही काम होता है ऊपर ले जाना, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखोगे, हर एक सैटेलाइट का जो वेट होता है ना वो अलग अलग होता है, और हर सैटेलाइट को किस ऑर्बिट तक पहुंचाना है, किस हाइट तक पहुंचाना है, ये भी अलग अलग होता है। इसीलिए अलग अलग रॉकेट को डिजाइन किया गया था। ठीक है, आज हम इंडिया के पास देखते हैं कि इंडिया के पास क्या है, कि तीन मेन रॉकेट है। ठीक है, ये क्या है, पहला है पीएसएलवी, दूसरा है जीएसएलवी, एंड तीसरा है LVM3। देखो, ये समझना जरूरी है। ठीक है, बाकी चीजें नोट्स में लिखी हुई है, वो वहां से भी पढ़ सकते हो। अभी देखो, ये जो तीन रॉकेट है, हम इन तीन रॉकेट्स के बारे में समझते हैं। पीएसएलवी क्या है, इंडिया का वर्क हॉर्स है, इससे बहुत काम करवाया गया है। रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे, बहुत सारे सैटेलाइट पीएसएलवी के थ्रू लॉन्च किए गए। पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो हम लोग पहले पीएसएलवी करते हैं। देखो, एक बात समझो, नाम से ही हमें पता चल रहा है, नाम से ही क्लू मिल रहा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका मेन काम क्या होगा, सोच के देखो। इसका मेन काम, अगर आप लोग कल और जब हम लोग ऑर्बिट कर रहे थे उस लेक्चर को अच्छे से देखियो, तो आपको पता होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे SSO के बारे में, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। यहाँ पे अगर हमें सैटेलाइट को भेजना है, ठीक है, तो हम फिर पीएसएलवी का यूज करते हैं। अभी देखो, ये जो पीएसएलवी है, पीएसएलवी रॉकेट जो है ना, ये अगर हम रॉकेट को बनाए, ठीक है, ये सपोज, देखो भाई, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा रॉकेट है। ठीक है, ये रॉकेट क्या होता है, चार स्टेजेस में होती है, 1, 2, 3 एंड 4। पहला जो होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा सॉलिड, चौथा
लिक्विड। इसको, ये जो पैटर्न है ना, सॉलिड लिक्विड, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग पैटर्न। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पे पहले सॉलिड रख रहे हैं, जो कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड क्यों रखा गया है, ये ज्यादा थ्रस्ट डेवलप कर पाता है इसलिए। ठीक है। तो पीएसएलवी में हम क्या देख रहे हैं कि 4 स्टेजेस हो, ठीक है, ऑल्टरनेटिव पैटर्न पे ये बनाए गए। ठीक है। लिक्विड सॉलिड। नीचे सॉलिड है, क्यों है सॉलिड? लिफ्ट ऑफ करने के लिए बहुत ही पावरफुल थ्रस्ट चाहिए। ठीक है। इसीलिए एक बार लिफ्ट ऑफ हो गया तो फिर उस पर कंट्रोल करना जरूरी है, तो फिर हमने लिक्विड रखा है। ठीक है। ये कंट्रोल के लिए। अगर ऊपर फिर से हमें सॉलिड की जरूरत पड़ती है, जब हम और ज्यादा थ्रस्ट चाहिए उस टाइम पे भी, तो फिर से सॉलिड रखा गया एंड देन फिर से लिक्विड रखा गया। अभी देखो ये जो पीएसएलवी रॉकेट है, इसका अगर आप कैपेसिटी को समझोगे, ठीक है, तो आप इसकी कैपेसिटी देखोगे 1800 केजी तक ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकता है। अभी देखो बात आती है कि सर अगर ऐसा है तो पीएसएलवी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो सबसे पहली बात, पीएसएलवी रिलायबल है, पीएसएलवी सस्ता है एंड इसको हम बहुत बार यूज कर सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि पीएसएलवी को वर्क हॉर्स कहा जा रहा है। ठीक है। अगर आप इसके इंपॉर्टेंट मिशन को समझते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिशन को समझते हो, ठीक है, तो हमारा जो चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 1, ये पीएसएलवी के थ्रू लॉन्च किया गया था। दूसरा, हम जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है हमारा, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसके लिए भी हम लोग पीएसएलवी का यूज किए थे। और एग्जांपल जानना चाहते हो तो IRNSS, ये जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है, इससे भी हम पीएसएलवी के थ्रू लॉन्च करते हैं। इंडिया का जो मार्स मिशन था ना, वो पीएसएलवी से गया था। जो हम लोग मिशन मंगल देखते हैं ना, वो पीएसएलवी से गया था। ठीक है। ये तो मेरा पीएसएलवी का पार्ट है। जब हम पीएसएलवी के बारे में देख रहे हैं, हम इसके कैपेसिटी के बारे में देख रहे हैं, हम इसके इंजन किस तरह से उस तरह से देख रहे हैं। अभी देखो इससे भी डिटेल में चीजें आपको नोट्स में मिलेगी जो आपको पढ़ना है, बट इतना जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये याद रहना कंपलसरी है। स्टेटमेंट देखोगे, इसी पे बेस्ड स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं। क्या क्या होता है स्टेटमेंट आप देखोगे, इंजन किस तरह का है, दूसरा कैपेसिटी क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट मिशन। यही है, पीवाईक्यू को एक बार छानो, यही दिखेगा। इसके अलावा भी चीजें जरूरी है, तो वो आपको नोट से जरूर करना है, उसको छोड़ना नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि उसको छोड़ दो, करना उसे भी है, पढ़ना उसे भी है, लेकिन इतना याद रखना कंपलसरी है। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग दूसरे पे, और ये क्या है, ये है GSLV। ठीक है। अभी देखो ये जो GSLV है, इसमें आप मैक 2 देख रहे होगे। ठीक है। बहुत अच्छे से अभी हाल में देखा होगा। अभी देखो पीएसएलवी अगर हमारा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए बना है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि लंबे डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, उन सारे सैटेलाइट्स को कहां तक ले जाना होता है? उन सारे सैटेलाइट्स को ले जाना होता है जियो ऑर्बिट तक। तो ये कौन लेके जाएगा? इसका आंसर है जीएसएलवी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है जीएसएलवी का? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। अभी देखो अगर इसमें भी हम रॉकेट को देखें, ठीक है, ये जो रॉकेट है ये 3 स्टेजेस में होता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड एंड तीसरा होता है क्रायोजेनिक। यहां पे हम पहली बार क्रायोजेनिक इंजन को देख रहे हैं। ठीक है। ये जो क्रायोजेनिक इंजन, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब अगर हम इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें, ठीक है, कैपेसिटी क्या है इसका? 2.5 टन ये भेज सकता है।
ये कहां तक भेज पा रहा है? ये जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक भेज पा रहा है। ठीक है, ये जियो तक भी भेज सकता है। लेकिन अब यहां पे आती है बात कि क्रायोजेनिक का प्रॉब्लम। देखो, क्रायोजेनिक इंजन ना बनाना बहुत ही डिफिकल्ट था। जब ये इंजन आया था, आप लोग अगर एनर्जी पढ़ चुके हो तो आपको वहां पे पता है। ठीक है, अभी देखो, यहाँ पे ना जीएसएलवी के बारे में जब बात होती है तो हम लोग क्रायोजेनिक इंजन के बारे में देखते हैं। देखो, क्रायोजेनिक प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम था। इसको समझते हैं कैसे। ये एक स्टोरी है, क्रायोजेनिक प्रॉब्लम। देखो, ये लगभग लगभग आप देखोगे तो 1980s की बात है। उस टाइम पे इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो क्रायोजेनिक इंजन को खुद पे डेवलप कर सके। ठीक है, तो क्या होता है कि 1984 में सोवियत यूनियन इंडियन साइंटिस्ट को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं कि वो लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन को हैंडल कर सके। ठीक है, ये 1984 में। इस टाइम पे क्या होता था कि जो सोवियत यूनियन है, ये क्या किया कि ये इंडियन साइंटिस्ट को कैसे हैंडल करना है, क्रायोजेनिक इंजन के फ्यूल्स को, इन सब के बारे में ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। और 1991 में इसरो, ठीक है, एंड यूएसएसआर, ये दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके अंडर क्या था कि इंडिया को कुछ क्रायोजेनिक इंजन मिलने वाले थे विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन ये डील नहीं हो पाता है। 1993 में क्या होता है कि जो यूएसएसआर के यूएसएसआर इंटीग्रेट हो चुका था इस टाइम के बाद। ठीक है, और जो रशिया का प्रेसिडेंट था बोरिस येल्सिन, ये इस चीज को मना कर देता है। वो बोलता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऑफ इट इज अगेंस्ट एमटीसीआर। ठीक है, इसका मतलब होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। और ये चीज कैंसिल हो जाती है। लेकिन एक कंडीशन जो था ना, कि उस टाइम पे क्या होता है, रशिया बहुत ज्यादा बातचीत चलने के बाद ये मान जाता है कि रशिया इंडिया को 7 क्रायोजेनिक इंजन देगा। ठीक है, और ये एक डील होता है। लेकिन इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया जाता है। एंड इसी टाइम पे इसरो क्या करता है? इसरो स्टार्ट करता है अपना एक प्रोग्राम। ठीक है, जिसका नाम होता है क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोग्राम, CUSP, क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि इंडिया खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, वो भी इंडिजियसली। ठीक है, इंडिजिनियसली जब हम ये चीज डेवलप करने के लिए जाते हैं तो हम इस चीज में सफलता प्राप्त करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इंडिया अपना खुद का GSLV रॉकेट बनाता है, जिसमें वो क्रायोजेनिक इंजन को यूज करता है, खुद का बनाया हुआ। स्टार्टिंग में फेलियर्स आए, बट फाइनली इंडिया डेवलप कर लेता है। इसीलिए आप देखोगे कि GSLV MK2 में जब इसको यूज किया गया था, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस क्रायोजेनिक इंजन को नाम दिया गया था नॉटी बॉय। ठीक है, अब ये हमारा बेसिकली क्रायोजेनिक प्रॉब्लम है, जो कि इस तरह से पूरा सॉल्व होता है। जीएसएलवी क्या, उसके बाद क्या होता है आप देखोगे, जीएसएलवी ने इंडिया को हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लायक बना दिया। अब इंडिया अपने दम पे आज स्पेस में बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है। ठीक है, चल, ये तो था हमारा जीएसएलवी से रिलेटेड चीजें। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे इंजन पे। ये क्या है? LVM। ठीक है, GSLV MK3। ये हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल लॉन्च व्हीकल। अब ये जो इंडिया का सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट है, इसका नाम है
लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, अभी देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसा है, हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग रॉकेट देख रहे थे, ठीक है, वहां पे हम लोग स्टेज वाइज देख रहे थे चीजें, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि बूस्टर के साथ, ठीक है, एक बूस्टर लगा हुआ है, एक बूस्टर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इन सारे बूस्टर के साथ इस लॉन्च व्हीकल को बनाया गया। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो दो सॉलिड बूस्टर लगाए गए हैं जो कि एक्स्ट्रा थ्रस्ट डेवलप करता है, एक लिक्विड कोर स्टेज है एंड एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, और वो भी CE-20 इंजन का। अभी देखो आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो ये CE-20 क्या है, तो मैं बता दूं, देखो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये बेसिकली क्या बताता है कि कितना थ्रस्ट डेवलप हो रहा है। अब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि आखिर ये जो LVM-3 है इसकी कैपेसिटी क्या है। इसकी आप कैपेसिटी देखोगे तो ये 4 टन तक GTO तक पहुंचा सकता है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक ये पहुंचा सकता है, और 8 to 10 टन ये लोअर अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। अगर आप PSLV का पावर देखोगे तो उससे लगभग लगभग डबल पावर है LVM-3 के पास। अगर आप इसका फेमस मिशन के बारे में जानना चाहते हो, इसका मिशन देखोगे आप कि चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ठीक है, इन सारे मिशन के लिए हमने LVM-3 यूज किया था। और इन फ्यूचर जो हमारा गगनयान है, ठीक है, गगनयान जिसमें कि हम लोग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च करने का सोच रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो आपको ये दिख रहा है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब क्या है कि इंडिया को, जब इंडिया को एस्ट्रोनॉट भेजने होंगे तो वो LVM-3 का यूज करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे, हम लोग यहाँ पे 3 तरह के रॉकेट को बेसिकली अभी डिस्कस किया है सिर्फ, एक PSLV, GSLV एंड LVM-3। PSLV में हमने देखा कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक भेजने के लिए हम PSLV का यूज करते हैं, ठीक है। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक भेजने के लिए हम लोग GSLV का यूज करते हैं, एंड फिर हम लोग LVM-3 का यूज कर रहे हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक भेजने के लिए, और इसके साथ साथ हम इसके लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी यूज कर रहे हैं। वेट कैपेसिटी हम लोगों ने देखा PSLV का वेट कैपेसिटी मीडियम है, GSLV का बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड LVM-3 का उससे भी कहीं ज्यादा है। PSLV में हमने देखा कि इंजन की जो स्पेशलिटी थी वो ऑल्टरनेट स्टेज की तरह थी। GSLV में हमने क्रायोजेनिक इंजन को यूज किया, एंड LVM-3 में हम लोग उससे भी ज्यादा पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इतना समझ चुके हो, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अगर भेजना है तो कौन सा रॉकेट यूज करेंगे, तो आप जानते हो रिमोट सेंसिंग के लिए हम कौन सा ऑर्बिट को यूज करते हैं, एंड उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हो कि हम लोग PSLV का यूज करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए कौन सा रॉकेट यूज होता है, तो आप इजीली बता सकते हो कि हम GSLV या फिर LVM-3 दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन मिशन के लिए कौन सा रॉकेट यूज करने का सोच रहे हैं हम लोग, तो हम लोग आंसर कर सकते हैं कि LVM-3 का हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था कि जो जो इंपॉर्टेंट रॉकेट थे मैंने उसके बारे में आपको बताया। रॉकेट का प्रिंसिपल क्या है, स्टेजेस क्या है, इंजन के टाइप्स क्या हैं, PSLV, GSLV, LVM, इन सब के बारे में आपको बताया गया। अभी अगले लेक्चर में हम लोग उसके बाद भी देखेंगे साउंडिंग रॉकेट क्या है, ये सारी चीजें आपको लग रहा होगा अभी मिसिंग है, तो हम इन सब चीजों को भी समझने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि इससे फायदा हो रहा है, प्लीज लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट भी करो प्लीज।